नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर आज अपन बात करेंगे आपके बायो का जो पोर्शन है उसका लास्ट जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर हमारे जो आज का चैप्टर है वो है साइंस का चैप्टर नंबर 9। ये जो बोर्ड के हिसाब से बात करें आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से तो 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप यानी अति लघुत्रात्मक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक आपके पूछा जाएगा लघुत्रात्मक यानी 3 नंबर का प्रश्न आपका पूछे जाने वाला है। तो 4 नंबर का चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। आप इन प्रश्नों का भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तब भी इस चैप्टर में से 4 नंबर आसानी से निकाल पाओगे। तो देखते हैं इसके कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, फिर उसके 3 नंबर वाले प्रश्न अपन देखते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिएगा, अगर आप लगातार इस सीरीज को देखते आ रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के सभी चैप्टर आपने अच्छे से कवर करे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। सबसे पहला जो प्रश्न हमें दिया गया है वो है कौन से वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? इसका अनुवांशिकता का जनक जिसे कहा जाता है बैटसन, मेडल, मॉर्गन या फिर मेडलिफ। तो देखो यहां पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही कौन सा है? मेडल। ग्रेगर जॉन मेडल को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक का जनक। दूसरा है मटर का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम ऑफ पियर। तो बॉटनिकल नेम क्या है इसका? तो सोलोनम ट्यूबरोसम, एलियम सीपा या फिर पाइसम सेटाइवम या फिर माइमोसाइपुडिया का, ये कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है? तो हमें पता है मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम, जिसको हम उद्यान मटर भी कहते हैं। पाइसम सेटाइवम है मटर का वनस्पतिक यानी बॉटनिकल नेम जो होता है, बॉटनिकल नेम वो होता है। अगला प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? आलू का, पत्ता गोभी का, उद्यान मटर का, फिर टमाटर का। तो हमारा सही ऑप्शन है उद्यान मटर। यहां पर देखिएगा ऑप्शन में अगर सिर्फ मटर और उद्यान मटर दोनों ही आ जाता है तो आपको उद्यान मटर ही करना है। ध्यान रखना कौन सा करना है? उद्यान मटर ही करना है। जब आपके दोनों आ जाते हैं, कौन कौन सा, अगर मटर भी आए और उद्यान मटर भी आए तो हमारा सही है। और 1 नंबर में आपसे पूछा जाए तब भी आपको उद्यान मटर लिखना है। ध्यान रखना पूरा नाम लिखना उद्यान मटर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है समजात अंगों का उदाहरण है। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत। दूसरा है आलू तथा घास के ऊपरी बुस्तारी या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन है ये सभी के सभी क्या है? समजात अंग। समजात अंग क्या होते हैं? जो दिखने में एक समान हो। ठीक है। उसके बाद है विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किस से अधिक समानता है? देखिएगा विच हु डू वी हैव मोर सिमिलरिटी फ्रॉम द डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसके ज्यादा सिमिलर है? सबसे पहला है चीन का एक विद्यार्थी, दूसरा है चिंपैंजी, तीसरा है मकड़ी स्पाइडर और चौथा है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो हमारी संरचना है, हम इंसान है तो इंसानों के समान ही होगी। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे चीन के समान, जो इंसान है इंसान के समान होगा। दूसरा है निम्न में से कौन सा समजात अंग? फिर से आपको समजात अंग पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जा सकता है समजात अंग या समवर्ती अंग कौन से हैं। ठीक है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ, कीट तथा पक्षी के पंख या फिर तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख। तो समजात अंग जो दिखने वाले एक जैसे हैं वो कौन कैसे हैं? चमगादड़ के पंख और हमारे जो हाथ होते हैं मनुष्य के हाथ, उनकी आकृति बिल्कुल समान होती है, एक जैसी, लगभग एक जैसी होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है एकल संकर संकरण से प्राप्त जीन प्रारूप है। एकल संकर संकरण, जीनोटाइप रेशियो ऑफ ऑब्टेन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर बात करें तो 1:2:1 होता है। जीन प्रारूप ये होता है। लक्षण अनुपात क्या होता है? 3:1। लक्षण अनुपात पूछता तो 3:1, यानी जीन प्रारूप पूछा है, जीन प्रारूप अनुपात तो 1:2:1। अगला प्रश्न एकल संकर संकरण में F1 पीढ़ी से लक्षण प्रारूप, यहां पर पूछ लिया गया है लक्षण प्रारूप क्या है F1 जनरेशन के लिए। सिंगल हाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटाइप क्या होता है? ये जीनोटाइप यहां पर पूछा है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप जो होता है वो होता है 3:1। ठीक है, लक्षण प्रारूप क्या होता है? 3:1। नेक्स्ट हमारा फिर से एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है द्विसंकर संकरण F2 पीढ़ी से प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात है। ठीक है, द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी से जो प्राप्त होते हैं उसका प्रारूप क्या होता है? फिनोटाइप रेशियो ऑफ ऑब्टेन इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है,
या डबल क्रॉस जिसको कह देते हैं, तो वो क्या होता है 9:3:3:3:1, 9:3:3:1, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके 3-3 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं महत्वपूर्ण, वो सबसे पहले हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है समजात व समरूप कह दो या समवर्ती अंगों के उदाहरण देकर समझाइए। समजात अंग कौन से होते हैं, समवर्ती अंग, इसके डायग्राम भी आपको याद रखने हैं, कई बार डायग्राम पूछ लिया जाता है, सिमिलर सिर्फ डायग्राम बनाने, ठीक है। एक्सप्लेन द होमोलॉजस एंड ऑर्गन्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखिएगा समजात अंग कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना के आधार पर तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन कार्य इनके अलग अलग होते हैं, जिनके कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। जिनकी उत्पत्ति या हम बात करें इनकी क्या है, संरचना, मूल संरचना है वो तो समान होती है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं, उनको हम समजात अंग कहते हैं। जैसे घोड़े के अगर पाद हो गए, घोड़े के आगे के जो पांव होते हैं वो हो गया, चमगादड़ और पक्षी के पंख हो गए, ठीक है, मनुष्य के हाथ हो गए, ये क्या है, एक समान है। नेक्स्ट है समरूप अंग। समरूप अंग कौन से हैं, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और क्या होती है, उनकी रचना जो होती है, मूल संरचना जो होती है, मूल रचना जो होती है वो तो अलग अलग होती है, लेकिन उनके कार्य एक समान होते हैं। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति या मूल संरचना तो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें समवर्ती या समरूप अंग कहते हैं, उन्हें समवर्ती या समरूप अंग कहते हैं। जैसे तितली के पंख और चमगादड़ के पंख है, दोनों का काम क्या है, उड़ने का काम करते हैं, काम एक जैसा है, लेकिन उनकी आप संरचना की बात करेंगे तो दोनों की संरचना अलग अलग होती है, दोनों की संरचना क्या है, अलग अलग। तो समजात के अंदर होता है दोनों की आकृति समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग, इसमें क्या होता है, कार्य समान होता है लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है। नेक्स्ट है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, ठीक है। इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं, तो देखिएगा F1 पीढ़ी में जब दो जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं, जो लक्षण प्रकट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो प्रकट नहीं होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। देखिएगा जब दो भिन्न भिन्न लक्षणों जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम संतति पीढ़ी या F1 पीढ़ी में एक ही लक्षण प्रकट होता है, दोनों तो होंगे नहीं, एक लक्षण प्रकट होता है, इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता वह अप्रभावी लक्षण होता है। जैसे हम बात करते हैं मटर के पौधे की बात करें तो एक हमारा हो गया लंबा पौधा, जो हमें मान लो अगर पौधा दिखा है, एक लंबा पौधा लिया था हमने और एक छोटा, एक हमने लंबा लिया था पौधा और एक मटर का छोटा, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो जो अगला पौधा हमारा प्राप्त हुआ वो क्या था, लंबा था, ठीक है। तो कौन सा दिख रहा है, लंबा, यानी दिख रहा है हमें लंबा, तो ये प्रभावी हो गया। अब इसके अंदर इसके गुण तो हैं छोटे वाले के, लेकिन ये छिपे हुए हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। तो बोना पौधा है वो अप्रभावी लक्षण हो गया, वो इसके अंदर क्या हो गया, छिप गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अगला, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। एक्सप्लेन भी करना पूछा जा सकता है, चित्र बनाकर एक्सप्लेन करना, तो हम दोनों ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद में हम इसको क्लियर करते हैं। तो देखिएगा आपको पता है मानव के अंदर हम बात करें, चाहे नर हो चाहे मादा हो, इसके अंदर 22 जोड़ी क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, दोनों में समान होते हैं, महिला और पुरुष, मादा और नर दोनों में क्या होते हैं, दोनों में समान होते हैं। लेकिन टोटल कितने होते हैं, टोटल 23 जोड़ी होते हैं। तो एक जोड़ी गुणसूत्र दोनों में अलग अलग होता है, वो एक क्या होता है, मादा के अंदर XX जिसको कह देते हैं और नर के अंदर क्या होता है, XY। टोटल हमें बात करें टोटल कितने होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और कुल संख्या कितनी होगी, 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। सीधा पूछे तो कुल कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 में से हम क्या करें, तो हम यहां पर देखते हैं जो 23 जोड़ी है, 22 जोड़ी तो दोनों में समान होते हैं, नर और मादा में, लेकिन एक गुणसूत्र अलग अलग होता है, ठीक है। उसमें से भी हम बात करें उसके लक्षणों की, तो एक में क्या होता है, देखिएगा अब ये X तो दोनों में है, लेकिन ये जो Y यहां पर है ये क्या है, दोनों में अलग अलग। ये निर्धारण करता है कि जो बच्चा जन्म लेगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। देखिएगा हमने यहाँ पर ये लिखा है, दोनों का गुणसूत्र हमने यहाँ पर लिख दिया, एक जो लास्ट बचा है XX और XY, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, क्रॉस होता है तो X और X यहां पर क्या हो गए, अलग अलग। यहां पर क्या होगा, इसका अंडाणु अगर X और इसका X मिलकर अगर जो संतति उत्पन्न करेंगे तो वो क्या होगा, दोनों X मतलब लड़की। अगर ये X और ये वाला X, ये X इससे मिल जाए तब भी क्या होगा, लड़की होगी, और ये वाला X इस Y से मिल जाए तो क्या होगा,
एक्स और वाई मिलकर क्या बनाएंगे, एक्स वाई होता है तब क्या होगा, लड़का होगा। यहाँ पर भी इसी तरह। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, आप याद रख सकते हो। एक्स वाई यहाँ पर स्वतंत्र हो जाते हैं दोनों युग्म, ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई। अब हम क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस, अगर ये मान लो आपस में युग्म बनाते हैं तो एक्स वाई हो जाएगा, अगर ये दोनों आपस में युग्म बनाते हैं तब भी एक्स एक्स हो जाएगा, ये बनाएंगे तो एक्स वाई, और ये इससे बनाएगा तब भी क्या होगा, एक्स वाई होगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है 22 जो जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो तो मादा और नर दोनों में क्या होते हैं, समान। एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करें, सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है, दोनों में एक्स है तो एक्स ही प्राप्त करेगा। अतः बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उसे अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। मादा से तो दोनों ही एक्स हैं, ठीक है, उससे निर्धारण नहीं होता है बच्चे का जन्म कैसे होगा। बच्चे का जन्म का है कि वो लड़का होगा या लड़की, उसके पिता के किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। अगर उसके पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ है तो लड़की होगी, और उसके पिता से अगर वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो फिर लड़का होगा। ये हमें ध्यान रखना है, छोटा सा है, बहुत ही सिंपल सा है, हम इसको याद रख सकते हैं। बस ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। टोटल हमारे अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी तो दोनों में लड़का हो या लड़की समान होते हैं, एक जोड़ी गुणसूत्र है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो क्या है, जैव विकास में जीवाश्म के महत्व को समझाइए। जैव विकास में जीवाश्म का क्या महत्व है, ठीक है, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए प्लेनेरिया का चित्र बनाइए और विकासीय संबंध में जीवाश्म का क्या महत्व है। एक ही तरह का प्रश्न है, आप इसका आंसर देखो, दोनों प्रश्न अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है लेकिन आंसर सेम ही है। ठीक है, देखिएगा दिया हुआ है, सबसे पहले देखो इसका क्या महत्व है। जीवाश्म से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में जीव से किस प्रकार से विकास हो रहा है और अभी तक केवल घोड़े, हाथी और मनुष्य के विकास की पूर्ण श्रृंखला प्राप्त हुई है। अब देखो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, जैव विकास से, जीवों के विकास से। अब आज से हम हजारों करोड़ों साल, लाखों साल की पहले की बात करें तो वो जीव ऐसे नहीं थे जो अभी हैं। ठीक है, धीरे धीरे उनका विकास हुआ, उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते 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 आज हमारी प्रजाति जो बनी है। हम कहते हैं ना जैसे हमारी प्रजाति है वो कैसे हुई, होमोसेपियन से। होमोसेपियन धीरे धीरे क्या हुए, उसमें डेवलप होता गया और आज हमारे जो इंसान की प्रजाति आपको दिखाई दे रही है इसमें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हमें ये पता चलता है उनके जीवाश्म से, जो पुराने बहुत जगह के जीवाश्म हमें मिले हैं उससे ये पता चलता है कि उस समय किस तरह के प्रजातियां वहां पाई जाती थी और धीरे धीरे परिवर्तन में आज उसमें कितने चेंजेस आ गए हैं वो हमें पता चलता है। और आज की बात करें तो घोड़े, हाथी और मनुष्य की प्रजातियां हैं वो पूर्ण रूप से ऐसा माना जाता है कि विकसित हो गई है। अगला है जीवाश्मों की उम्र भी ज्ञात की जा सकती है। अब वो जीवाश्म है, कोई हमें मिला है पुराना जीवाश्म, ठीक है, उसकी एज क्या है वो, ठीक है, कितना पुराना है उसे उस समय ज्ञात हो पाता है, उसका ज्ञान हो पाता है वो कितना पुराना है। ठीक है, उस समय उसकी वो सक्रिय थे जब, ठीक है, जब वो सक्रिय थे उस समय जीवित थे, आज से कितने साल पहले जीवित थे, उनकी संरचना कैसी थी, उनकी बॉडी का शेप कैसा था, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। इनके चिन्हों तथा जीवाश्म आधार पर पूर्ण प्राणी का चित्र बनाकर कल्पना की जा सकती है। जैसे हम बात करें डायनासोर इस तरह का था, ठीक है, बहुत सारे जीव जो अभी नहीं है, डायनासोर की इसकी बात करते हैं, लेकिन कैसे पता चला कि इस डायनासोर का शेप हम जो टीवी में इसमें देखते हैं कि ऐसा ही था, वो इसी से पता लगता है। इनके चिन्ह जो इसके अवशेष मिले हैं उनकी आकृति को जोड़कर हमें ये पता लगता है कि ये जीव तो था लगभग इस शेप का था। ठीक है, तो ये इसका महत्व है। और आपसे पाइनेरिया का डायग्राम कहे तो सिंपल सा डायग्राम है, आप इस तरह से बना के यहाँ पर 2 आंखें बना के बस ये थोड़े से कान टाइप में बना के बना दो, बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है वो दिया हुआ है, नई जाति या स्पीशीज के उद्गम में कौन से कारक सहायक है। अगर कोई नई प्रजाति बनती है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कारक सहायक है। सबसे पहले पर्यावरण वातावरण, यानी उसका पर्यावरण इन्वायरमेंट है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अनुवांशिक, यानी अनुवांशिक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। 2 उप समष्टियों को एक दूसरे से भौगोलिक पृथक्करण है, इसके कारण समष्टियों के सदस्य परस्पर प्रजनन नहीं कर पाते। अगर दोनों की प्रजातियां अलग अलग है, जीव एक जैसे हैं लेकिन दोनों की प्रजातियां अलग अलग है, तब भी वो आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। और तीसरा क्या है, लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप उत्पन्न परिवर्तन। अगर 2 लैंगिक प्रजनन है, 2 लैंगिक है, मतलब लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक हमने जो 8th चैप्टर में पढ़े हैं उसके बारे में बात करें तो लैंगिक और अलैंगिक में जब दोनों की प्रजातियां अलग अलग उसमें बीच में प्रजनन कराया जाता है तब भी नई प्रजाति यानी उसमें स्पीशीज में परिवर्तन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, मतलब परिवर्तन हो सकता है ऐसा माना जाता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है। अगला है जीवाश्म की परिभाषा लिखकर इसके समय निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। अब हमें यह बताना है, जीवाश्म की परिभाषा लिखनी है और इसके समय निर्धारण की प्रक्रिया को बताना है। 2 हमें समय निर्धारण की हमारे पास प्रक्रिया है, दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो जीवाश्म क्या होता है, देखिएगा, जीवों की मृत्यु के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जब कोई जीव मर जाता है, ठीक है, उसके जो अवशेष रह जाते हैं उसको हम जीवाश्म कहते हैं।
ठीक है। पश्चात उनके अंगों व शरीर के परिरक्षित जीवाश्म के समय निर्धारण करने की दो विधियां हैं। अब उसके बाद में जीवाश्म है, उसके समय निर्धारण की हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि है सापेक्ष विधि। पहली विधि कौन सी है? सापेक्ष विधि। जब किसी स्थान पर खुदाई की जाती है तब पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाने वाले जीवाश्म अधिक नए होते हैं। ठीक है। अब जब मान लो खोद करके निकला है तो खोदने पर जो जीवाश्म जल्दी ऊपर निकल जाते हैं, इसका मतलब वो ज्यादा पुराने नहीं है। ठीक है। जो ज्यादा ऊंचाई पर मिल जाते हैं कहीं पर खुदाई में, तो इसका मतलब वो ज्यादा पुराने नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं हमारे फॉसिल डेटिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कार्बन पद्धति जिसको कहते हैं। ठीक है। इस विधि में जीवाश्म में पाए जाने वाले कार्बन तत्व विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर उसका समय निर्धारण किया जाता है। इसे कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, कार्बन पद्धति भी कहते हैं। कार्बन पद्धति के आधार पर हम कार्बन में उसमें जो उसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि ये जो जीव है, ठीक है, वो कितना पुराना है, ये जो जीवाश्म है कितने साल पुराना है। यहाँ पर करोड़ों साल हम पहले पता लगाते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे, तो वो कैसे पता लगा सकते हैं? ये कार्बन जो फॉसिल डेटिंग जिसको कहते हैं या कार्बन पद्धति कहते हैं, इससे हम इसका पता लगा सकते हैं। तो इन प्रश्नों का भी आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हो 8 चैप्टर के अंदर, 9 चैप्टर के अंदर, तब भी आप इसमें से 4 नंबर पूरे आसानी से निकाल पाओगे। तो अच्छे से इन प्रश्नों को अध्ययन कीजिएगा, खुद अच्छे से तैयार कीजिएगा। और फिर से मैं आपको कह देता हूं, अगर आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 या 95 प्लस है तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के महत्वपूर्ण और भी इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।